स्वागत। कैसे हैं आप सब। आज के लेक्चर की शुरुआत दुष्यंत कुमार की उन पंक्तियों से जो आपको जोश और ऊर्जा से भर देंगी। ध्यान से देखिए। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही। हो आग कहीं भी लेकिन जलनी चाहिए, हो आग कहीं भी लेकिन जलनी चाहिए। सफलता की ये आग जलनी चाहिए। हार्दिक स्वागत मेरे विद्यार्थियों। आज की इस टेस्ट सीरीज की शुरुआत मैं दुष्यंत कुमार की पंक्तियों से कर रहा हूं और आज की ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज में विजयनगर का तीसरा पार्ट शामिल है। हमेशा की तरह बहुत चुनिंदा प्रश्न है और लगभग 50 से 60 65 प्रश्न मैं डिस्कस करूंगा। कॉपी और पेन लेकर बैठिए। मुझे हमेशा आपकी राय, आपके सुझावों की ज़रूरत है। कमेंट बॉक्स में आप अपने सुझाव लिखने में बिल्कुल संकोच ना करें। क्लास में जल्दी से आइए, कॉपी पेन लेकर बैठिए ताकि हम लोग आज की टेस्ट सीरीज की शुरुआत कर सकें। बिना वेस्ट किए समय पहले प्रश्न पर नज़र डालें। और पहला ही प्रश्न हमेशा छात्रों के लिए कंफ्यूजन का विषय है। प्रश्न पढ़िए और बहुत गंभीरता से धैर्य के साथ जवाब दीजिएगा। विजयनगर की सेना में मुस्लिम सैनिकों की भर्ती सर्वप्रथम किस शासक ने प्रारंभ की? आई रिपीट द क्वेश्चन। विजयनगर की सेना में मुस्लिम सैनिकों की भर्ती सर्वप्रथम किस शासक ने प्रारंभ की? हरिहर एवं बुक्का, देवराय द्वितीय, कृष्णदेव राय या फिर देवराय प्रथम? मुझे जवाब दीजिए। छात्रों में हमेशा कुछ कन्फ्यूज़न की स्थिति बनी रहती है और मैं आपको जवाब बताता हूं। और यहाँ पे सही जवाब है देवराय प्रथम। किसी भी दशा में आप देवराय द्वितीय को मत चुनिएगा। ये कह रहा है कि विजयनगर की सेना में सर्वप्रथम, पहली बात तो ये ध्यान दीजिए, मुस्लिम सैनिकों की भर्ती किसने प्रारंभ की? तो ये क्रेडिट देवराय प्रथम को है। इसमें किसी भी तरह का कोई संदेह, कोई भी डाउट नहीं है। ठीक है ना। और अगले प्रश्न पर हम लोग जाएं तो इससे जुड़ा हुआ ही प्रश्न है। आप देखिए, इस दूसरे प्रश्न को देखिए। एकदम दोनों प्रश्नों को मैंने साथ में लगाया है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। आप देखिए जरा यहाँ पे, विजयनगर के उस राजा का नाम क्या था जिसने अपनी सेना में मुसलमानों की भर्ती की? मुसलमानों की भर्ती की, उन्हें भूमि अनुदान दिए, उनके लिए मस्जिदों का निर्माण करवाया, कुरान की प्रति अपने सिंहासन के सम्मुख रखी जिससे मुसलमान सैनिक कुरान के प्रति अपना सम्मान प्रकट कर सकें। इस प्रश्न में 5 से 6 प्रश्न शामिल हैं। आपके सामने हरिहर हैं, कृष्णदेव राय हैं, देवराय प्रथम और देवराय द्वितीय विकल्प में हैं। और अब यहाँ पर ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा और ये सही जवाब है यहाँ पे देवराय द्वितीय। आई थिंक अब डाउट आपका क्लियर है। अगर हम कहते हैं व्यापक पैमाने पर भर्ती की, ये बात भी ध्यान रखिएगा, तो भी जवाब देवराय द्वितीय है। और यहाँ पर बात आ रही है मुस्लिम सैनिकों की भर्ती, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं तुर्की धनुर्धरों की भर्ती। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, तो भी जवाब व्यापक पैमाने पर, तो भी जवाब देवराय द्वितीय है। क्लियर हो रहा है। मुस्लिम सैनिकों को भूमि अनुदान प्रदान किए, देवराय द्वितीय। मस्जिदों का निर्माण करवाया, देवराय द्वितीय। और कुरान की प्रति अपने सिंहासन के सम्मुख रखी, देवराय द्वितीय। ये प्रश्न यूपीएससी में भी आया है, नेट में भी आया है और मुझे उम्मीद है आने वाले दिनों में पीजीटी और एलटी की परीक्षाओं में भी पूछा जा सकता है। तो अब ध्यान रखिएगा, जब भी ये जवाब आए, प्रश्न आए कि प्रारंभ किसने की, शुरुआत किसने की, देवराय प्रथम, व्यापक पैमाने पर किसने नियुक्त किया, देवराय द्वितीय। और यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न मैंने मिक्स कर दिए हैं
ताकि आपके लिए दिक्कत ना हो, सारी चीज़ें एक जगह पर क्लियर रहें। तो अगले प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 6 आपके स्क्रीन पर है और वो ये कह रहा है कि विजयनगर के किस शासक के स्वर्ण सिक्कों पर लक्ष्मी नारायण का अंकन है? कृष्णदेव राय हैं, देवराय प्रथम हैं, सदाशिव राय हैं और मल्लिकार्जुन हैं। कुछ याद आ रहा है? मल्लिकार्जुन हैं, कृष्णदेव राय हैं, लक्ष्मी नारायण का अंकन किसके सिक्कों पर है? बता पाएंगे? जवाब दीजिए। और यहाँ पे सही जवाब है सदाशिव राय। इस बात को याद रखिएगा, सदाशिव राय, कन्फ्यूज़न की स्थिति ना आए। तो लक्ष्मी नारायण के लिए सदाशिव राय का चुनाव करना है। किसी भी दशा में आप कृष्णदेव राय को मत चुनिएगा, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मल्लिकार्जुन से मुझे एक बात याद आ रही है। इसके समय में एक यात्री भारत आया है, आप लोग रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, लगातार रिप्लाई करिए। और वो उसका नाम है माहुआन। देखिए 2 ही प्रश्न में 7-8 प्रश्न डिस्कस हो गए। तो मल्लिकार्जुन के समय भारत आने वाला जो यात्री है उसका नाम है माहुआन। देवराय प्रथम के समय विजयनगर की यात्रा करने वाला यात्री है निकोली कोंटी। ये बात भी आपको क्लियर हो रही है? मुझे बताइए। कृष्णदेव राय के समय भारत आने वाला, यद्यपि कि ये बातें मैं आपसे अपने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुका हूँ, इसके बाद भी ये बातें मैं बार बार आपके पास डिस्कस कर रहा हूँ, आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ताकि ये बातें आपके दिमाग में एकदम लॉक हो जाएं, यहाँ से प्रश्न गलत ना हो। चौथे प्रश्न को देखिए। चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इंद्र का अवतार किसे कहा गया है? किसकी उपाधि है इंद्र का अवतार? हरिहर, देवराय प्रथम, कृष्णदेव राय या फिर देवराय द्वितीय? तो शायद जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, मैंने इस प्रश्न को कहीं ना कहीं पिछले किसी लेक्चर में डिस्कस किया है और ये जवाब है देवराय द्वितीय। और यहाँ पर मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ, देवराय द्वितीय की एक उपाधि है गज बेतेकर। गज बेतेकर, हाथियों का शिकारी, ठीक है ना। और कृष्णदेव राय की उपाधि आप बता ही दीजिए मुझे। मैंने कई बार आपको बताया है आंध्र भोज और यवन राज स्थापनाचार्य। क्लियर हो रही हैं बातें? मुझे उम्मीद है इन लेक्चर्स से आपको काफ़ी लाभ हुआ होगा। और भविष्य में आप कौन से टॉपिक्स पढ़ना चाहते हैं आप मुझे ज़रूर भेजिए। मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए उस क्लास को प्रश्न के फॉर्म में एक पूरी क्लास के रूप में कन्वर्ट कर दूं और हर सेक्शन पे कम से कम 4 या 5 लेक्चर ले लूं, ठीक है। अगला प्रश्न आप देख लीजिए। हम लोग अगले प्रश्न पे जाएं तो आप पहले इस सूचना का पुनः स्क्रीनशॉट लीजिए। ये बहुत आवश्यक सूचना है, हमेशा पूछी गई है कि प्राचीन भारत में इंद्र की तुलना किस मौर्य शासक से की गई है? तो वो बिंदुसार हैं। बिंदुसार को अमित्रघात या अमित्रखाद कहा गया है, शत्रुओं का विनाशक। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधि भी देवराज है और उसे भी इंद्र के तुल्य बताया गया है। ये प्रश्न भी यूपीएससी में, पीसीएस में, पीजीटी में, असिस्टेंट प्रोफेसर में कई बार आए हैं और हो सकता है, मतलब इस बात की संभावना व्यक्त कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं पर संभावित रूप से मेरी क्लास से 1-2 प्रश्न आपको टेस्ट पेपर में मिल जाएं परीक्षा भवन में। अगले प्रश्न को देख लीजिए। इस प्रश्न को अभी मैंने डिस्कस कर दिया है। देखिए, माहुआन नामक यात्री ने विजयनगर के किस शासक के शासनकाल में भारत की यात्रा की? तो यहाँ पे विकल्प देखे बगैर ही आप बता पाएंगे मल्लिकार्जुन। मल्लिकार्जुन के समय में ये आया है। कौन आया है? माहुआन, ठीक है, मल्लिकार्जुन के समय आया है। क्लियर है? देवराय प्रथम के समय निकोली कोंटी। बार बार इसको याद रखिए,
देवराय प्रथम के समय निकोली कोंटी। हो सकता है कि ये मैच दी फॉलोइंग में आ जाए। देवराय द्वितीय के समय अब्दुल रज्जाक। कृष्णदेवराय के समय तो आपको पता है डोमिंगो पायस। बहुत बढ़िया जा रहा है। मुझे भी बहुत अपार संतोष मिलता है जब मैं आपके लिए कुछ बेहतर से बेहतरीन चीज़ें लेकर आता हूं, तो मुझे भी अपार संतोष मिलता है कि चलो ठीक है, आज की मेहनत मेरी सार्थक हुई। फिलहाल अगले प्रश्न को देखिए। इस प्रश्न में अपने आप में 3 से 4 प्रश्न समाहित हैं। आप पहले ध्यान से पढ़िए। और कह रहा है, विजयनगर के किस शासक ने विट्ठल स्वामी मंदिर, हजारा राम मंदिर का निर्माण तथा नागलापुरम नगर की स्थापना की? जवाब, बहुत सारे विकल्प हैं। जवाब आपको पता है, कृष्णदेव राय। ठीक है ना? जवाब है इसमें कृष्णदेव राय। तो इसमें पीजीटी की परीक्षा में आप पिछले वर्षों के पेपर देखेंगे तो विट्ठल स्वामी मंदिर अलग पूछा गया है, हजारा राम मंदिर अलग पूछा गया है, नागलापुरम नगर की स्थापना अलग पूछा गया है। मैंने इस प्रश्न में 3 प्रश्न आपके लिए मिक्स कर दिए ताकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस भले ना बढ़ें, लेकिन आपको एक ही जगह पर ढेर सारी सूचनाएं प्राप्त हो सकें, परीक्षोपयोगी जानकारियां प्राप्त हो सकें। और ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न है पीजीटी के लिए, एलटी के लिए, टीजीटी के लिए, यूजीसी के लिए, नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा के लिए, सभी परीक्षाओं के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। तो हम लोग अगले प्रश्न की तरफ जाते हैं। कहीं ना कहीं पर यह प्रश्न भी एक बार पहले डिस्कस हुआ है। राक्षसी टंगड़ी के युद्ध में 1565 में विजयनगर के किस शासक ने मुस्लिम शासकों की शक्ति का सामना किया? तो वेंकट प्रथम राम राय, तिरुमल या फिर सदाशिव राय। तो जवाब आप दे पाएंगे, क्योंकि अगर लगातार मेरी क्लास में हैं तो आप जवाब दे पाएंगे। और यहाँ पर जवाब है सदाशिव राय। ठीक है ना? सही जवाब है सदाशिव राय। और ये भी पूछा जाता है कि जो मुस्लिम शक्ति, इन मुस्लिम राज्यों का जो संघ था, एक बार मैंने शायद आपको बताया था, इस संघ में बरार शामिल नहीं हुआ था। ये बात क्लियर हो रही है आपको? बरार शामिल नहीं हुआ था। ये प्रश्न भी आपके लिए ज़रूरी है। मैंने आपको बताया था राक्षसी टंगड़ी को बन्नी हट्टी का युद्ध भी कहा गया है। बन्नी हट्टी का युद्ध भी कहा गया है। इसको तालीकोटा का युद्ध भी कहा गया है। याद रहेंगी ये सारी बातें? मुझे बताइए। और आपको मैं थोड़ा सा समय देता हूं, मुझे बताइए कि तालीकोटा के युद्ध के ठीक पश्चात विजयनगर की यात्रा पर आने वाला विदेशी यात्री कौन है जिसने विजयनगर की पतनोन्मुख स्थिति का वर्णन किया है? जवाब शायद आप दे पाएंगे। जवाब दीजिए। और उसका नाम है सीजर फ्रेडरिक। सीजर फ्रेडरिक। सीजर फ्रेडरिक। ध्यान दीजिएगा, दुनिया में जितने भी युद्ध हैं, जितनी भी प्रतियोगिताएं हैं और ये जीवन का संघर्ष, हमेशा एक बेहतर स्ट्रेटजी से जीता गया है। कभी भी युद्ध सैनिकों की संख्या से जीते नहीं गए। और मैं आपसे आज आपकी प्लानिंग के लिए, आपकी प्लानिंग कैसी होनी चाहिए, इस पर मैं आपसे 1 मिनट बात करता हूं। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। वो कहानी ऐसी है, 2 व्यक्ति हैं। ध्यान रखिएगा, 2 व्यक्ति हैं।
दोनों की शारीरिक क्षमता एक है। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, दोनों की शारीरिक क्षमता एक है। परेशानी ये आती है कि सभी छात्रों की अध्ययन सामग्री भी एक है, लगभग पढ़ने का तरीका भी एक है। आखिर गलती कहाँ पे हो रही है, सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है? तो मैं कह रहा हूँ ये दो व्यक्ति हैं, समान शारीरिक क्षमता के व्यक्ति हैं, दो पेड़ हैं, दोनों की मोटाई और हार्डनेस सब कुछ इक्वल है। इन लोगों को एक कुल्हाड़ी दी गई है, कुल्हाड़ी की मेटल, उसकी डेंसिटी, उसकी धार बराबर है, एवरीथिंग इज इक्वल। और शर्त यह है कि जो इस पेड़ को जल्दी काट देगा वो विजेता होगा और उसे इनाम दिया जाएगा, बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। अब मुझे बताइए कि कौन इस पेड़ को जल्दी काट पाएगा? एवरीथिंग इज इक्वल, इनकी ऊर्जा, इनकी कैपेसिटी। तो अगर हम मैथमेटिकली देखें तो शायद ये पेड़ समान समय पर कटेगा, लेकिन आप जरा ध्यान दें, दोनों का टाइम स्टार्ट करते हैं और टाइम स्टार्ट होता है और दोनों पेड़ काटना शुरू करते हैं। और ये आदमी पेड़ काटता जा रहा है, काटता जा रहा है, काटता जा रहा है, लगातार मेहनत कर रहा है। और ये आदमी पेड़ काटना इसने शुरू किया, थोड़ी देर पेड़ को काटा और फिर रुका, कुछ खाया, थोड़ी ऊर्जा का लेवल बढ़ाया इसने, और उसी समय में इसने कुल्हाड़ी की धार को घिसकर तेज किया। उसी समय में इसने कुल्हाड़ी की धार को घिसकर तेज किया। और फिर आप ध्यान रखिएगा, ये लगातार मेहनत करता रहेगा, इसका एनर्जी लेवल कम होता जाएगा। ये कंसिस्टेंसी से मेहनत कर रहा है और कुछ तकनीक लगाई है इसने, और जब लास्ट समय आएगा तो ये इस पेड़ को काट के गिरा देगा। केवल और केवल हमें बहुत लगातार मेहनत से ही काम नहीं चलने वाला है। मेहनत के साथ साथ आपकी एक प्लानिंग और आपकी एक स्ट्रेटजी भी आवश्यक है। आपकी एक स्ट्रेटजी भी आवश्यक है। केवल पढ़ने से काम नहीं चलेगा। और मैथिली शरण गुप्त की वो पंक्तियां जो मुझे एकदम इंस्पायर कर देती हैं, मैं पढ़ता हूं। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो। नर हो न निराश करो मन को, जग में रहकर कुछ नाम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। संभलो की सुयोग न जाए चला, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला। आपकी कोशिश कभी निष्फल नहीं होती। संभलो की सुयोग न जाए चला, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला। समझो जग को न निराश अपना, पथ आप प्रशस्त करो अपना, पथ आप प्रशस्त करो अपना। बुद्ध ने भी कहा है, अपदीपो भव, अपना पथ खुद प्रशस्त करो। आगे देखो, अखिलेश्वर है अवलंबन को, नर हो न निराश करो मन को, नर हो न निराश करो मन को। मेरी इस क्लास का उद्देश्य आपको केवल गाइड करना नहीं है, आपको ऊर्जा से भी भरना है। आप बिना थके हुए पढ़ सकें, पूरी ऊर्जा और ध्यान से पढ़ सकें। इसलिए मैं छोटे छोटे टर्म्स, छोटी छोटी कविताओं से आपको मोटिवेट री एनर्जाइज करने की कोशिश करता हूं। आइए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। अगला प्रश्न भी पहले ही प्रश्न से जुड़ा हुआ है। कौन सा राज्य उस संघ में शामिल नहीं था जिसमें तालीकोटा की लड़ाई में विजयनगर साम्राज्य को कुचल डाला गया? और मैंने अभी आपको पहले ही प्रश्न में बताया है कि उसमें बरार शामिल नहीं था, ये बात याद करने की ज़रूरत है। और चौथा राज्य जो इसमें शामिल है उसका नाम है बीदर। तो मुझे लग रहा है कि आपके डाउट्स क्लियर हो रहे हैं। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न मैच दी फॉलोइंग का प्रश्न है, ध्यान से पढ़िएगा। देखिएगा, बेसिकली इस प्रश्न में कई प्रश्न शामिल हैं और अलग अलग समय पर सिंगल लाइनर प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं।
तो मैंने कई प्रश्नों को इसमें मिक्स कर दिया है और आपकी सुविधा के लिए देखिए विकल्प भी बहुत सारे हैं। मैंने प्रश्नों के विकल्प भी आमने सामने रखे हैं, इसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका। और अगर ये कह रहा है कि कृष्णदेवराय की रचना कौन सी है, तो ये बिल्कुल सामने ही सामने मैच हो रहा है। आमुक्तमाल्यद है, अल्लासानी पेदन्ना की रचना, मनुचरितम है, गंगा देवी की रचना, मदुरई विजयम है। ये सब किताबें इतनी बार पूछी गई हैं जो आपको सिंगल लाइनर प्रश्नों के लिए भी याद रहनी चाहिए। और पिंगली सूरन्ना की पुस्तक है राघव पांडवियम, और तेनाली रामन की पुस्तक है पांडुरंग महामात्यम। ये पुस्तक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और आप देख पा रहे हैं कि विकल्प के अनुसार अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 5 आप विकल्पों को देख लीजिए। विकल्प आपके सामने हैं, हाईलाइटेड हैं, आप देख लीजिए 1 2 3 4 5 और तद अनुसार सी विकल्प सही है। और ये भी ध्यान रखिए कि परीक्षा भवन में अक्सर ऐसा होता है कि बी की जगह सी भर दिया, सी की जगह डी भर दिया। ऐसा मत करिएगा, जल्दबाजी मत करिए, बहुत आराम से पेपर पूरे 2 घंटे को यूटिलाइज किया करिए। अगले प्रश्न को देखिए। मैं अगली सूचना पे जाऊं, इस सूचना का स्क्रीनशॉट लीजिए। और ये कह रहा है कि ये आमुक्तमाल्यद ग्रंथ है, या इसी ग्रंथ को एक और नाम से जाना जाता है विष्णु चित्तीय। इसमें आंडाल, दक्षिण भारत की मीरा आपको याद है, और पेरिय आलवार उनकी पुत्री हैं। और भगवान रंगनाथ के प्रति उनकी भक्ति, उनके प्रेम का विवरण है इस ग्रंथ में। ये प्रश्न IAS 2008 में आया है और ये बहुत ज़रूरी है। आलवार महिला संत आंडाल को दक्षिण भारत की मीरा कहा जाता है। ये प्रश्न कई बार आया, दक्षिण भारत की मीरा आंडाल। अच्छा ये बताइए, एक शैव महिला संत, नयनार महिला संत का नाम बताइए। चलिए एक नई बात मैं डिस्कस कर देता हूं। शैव महिला, नयनार महिला संत, उनका नाम बताइए। चलिए ये तो पता चल गया कि वो अलवार महिला संत हैं, आंडाल हैं, दक्षिण भारत की मीरा हैं। और एक शैव महिला संत का नाम बताइए, और उनका नाम है, ध्यान रखिएगा, कराईकल। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। शैव महिला संत या नयनार महिला संत कराईकल। अगले प्रश्न को देखें। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, ध्यान से पढ़िए। विजयनगर के किस शासक ने आंध्र भोज की उपाधि धारण की? और मैं अभी बता चुका हूं कि आंध्र कविता का पितामह, आंध्र भोज और यवन राज स्थापनाचार्य, इस उपाधि का संबंध है कृष्णदेवराय से। तो ये भी फटाफट क्लियर हो गया है। और एक प्रश्न ये भी आया है कि कृष्णदेवराय का संबंध किस वंश से है? तो कृष्णदेवराय का संबंध तुलुव वंश से है। मेरा आपसे अनुरोध है, आप पिछले 20-25 वर्षों के पेपर देख लीजिएगा विजयनगर साम्राज्य का टॉपिक। अगर इसके अलावा भी कोई प्रश्न बच जाता है तो मुझसे आप डिस्कस कर लीजिएगा, मुझे व्हाट्सएप करिएगा, मैं अगले टेस्ट पेपर में डिस्कस कर दूंगा उसको। अभी विजयनगर साम्राज्य की टेस्ट सीरीज जारी रहेगी और लगातार हम लोग डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे तुलुव वंश से है। और आपको पता है कि हरिहर और बुक्का का वंश, तो हरिहर और बुक्का का वंश बताइए। हरिहर और बुक्का का वंश कौन सा है? तो वो है संगम वंश। क्लियर है। संत विद्यारण्य के प्रभाव में आकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। सारी बातें क्लियर हैं। अगले प्रश्न को देखिए। क्वेश्चन 11 का उत्तर भी मैंने आपको बता दिया है। विजयनगर के किस शासक ने यवन राज स्थापनाचार्य की उपाधि ली? और सही जवाब है कृष्णदेवराय। यहाँ पर चीज़ें थोड़ा सा आसान लग रही हैं आपको, लेकिन जैसे ये प्रश्न सिंगल 1-2 प्रश्न आते हैं विजयनगर साम्राज्य से, यहाँ पर आप मेरे साथ लगातार पढ़ रहे हैं ना, तो आपको अभी याद आ रहा है, अरे ठीक है सर वो कृष्णदेवराय ही तो है। लेकिन जैसे ही ये प्रश्न परीक्षा भवन में आएगा, वहाँ पे हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए, हो सकता है यहाँ पर कुछ और विकल्प करीबी रख दिए जाएं, ठीक है ना। हो सकता है यहाँ पर रुद्रदामन, एक उपाधि रुद्रदामन की, शक शासक रुद्रदामन की एक अजीबोगरीब उपाधि है, याद आ रहा है, भ्रष्ट राज प्रतिष्ठापक, भ्रष्ट राज प्रतिष्ठापक। ठीक चल रहा है, मुझे बताइए।
चीज़ें समझ में आ रही हैं, याद कर रहे हैं। और इसके अलावा भी जैसे यूपीएससी और यूजीसी वगैरह में बहुत टफ क्वेश्चंस कुछ पूछे गए हैं, उनसे आपको पीजीटी के अप्रोच को बिल्कुल फॉलो नहीं करना है। उत्तर चाहेंगे वो मैं बता दूंगा। अगले प्रश्न को देखिए। इसके पहले कि मैं अगले प्रश्न पर जाऊं और भी चीज़ों को डिस्कस करूं, मैं हमेशा की तरह आपको एक रिमाइंडर देना चाहता हूं कि मैंने आपकी तैयारी के लिए एक बुकलेट तैयार की है। 250 से लगभग 250 पन्नों की ये बुकलेट है, जिसमें एंशिएंट मेडिवल मॉडर्न के परीक्षोपयोगी पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्ज़ाम ओरिएंटेड पॉइंट ऑफ व्यू से सारे टॉपिक लगभग कवर करने की कोशिश की गई है। ये बुकलेट किसी भी पुस्तक का पर्याय नहीं है, लेकिन आपकी परीक्षा में ये काफ़ी सहायक साबित हो सकती है। यदि आपको ये बुकलेट चाहिए, आप मंगाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पे आप संपर्क करके इस बुकलेट को मंगा सकते हैं। सारी जानकारियाँ इस बुकलेट में मिलेंगी और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बुकलेट में सब कुछ सचित्र है। ठीक है, तो आप मंगाना चाहें तो आपका हार्दिक स्वागत है। अगले प्रश्न को आप देखिए। और अगला प्रश्न ये कह रहा है, विजयनगर में केंद्रीय भू राजस्व विभाग को किस नाम से जाना जाता था? केंद्रीय भू राजस्व विभाग को किस नाम से जाना जाता था? वारमशिष्ट, अथवन और वेसवग। तो मैं बता देता हूं आपको, और यहाँ पे सही जवाब है अथवन। केंद्रीय भू राजस्व विभाग, ध्यान रखिएगा, ये विभाग है, ये अथवन कहलाता है। यूपीएससी में भी ये प्रश्न कई बार आया है और नेट में भी आया है, पीजीटी में पूछा जा सकता है। केंद्रीय भू राजस्व विभाग अथवन है। और भू राजस्व क्या है? शिष्ट है। ये प्रश्न भी आया है कि भू राजस्व को क्या कहा गया है विजयनगर में, तो शिष्ट कहा गया है। वेसवग क्या है? ये दासों का क्रय विक्रय है। ये दासों का क्रय विक्रय मतलब मनुष्यों की खरीद फरोख्त भी हो रही थी। मनुष्यों की खरीद फरोख्त भी विजयनगर में हो रही थी, ये ध्यान रखिएगा। दासों के संदर्भ में वेसवग, मनुष्यों का क्रय विक्रय। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। आप इस इंफॉर्मेशन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपने अध्ययन में शामिल कर लीजिएगा। इस प्रश्न में 4 प्रश्न शामिल हो गए और यहाँ पर विशेष तौर पे ये लिखा हुआ है, वारम क्या था? वारम तो ये भूस्वामी किसान के बीच में कृषि उपज की हिस्सेदारी थी। और मैंने आपको बता दिया कि शिष्ट, यहाँ पर देखिए ये क्या है? ये भू राजस्व था, जो विजयनगर की आय का प्रमुख स्रोत था। क्लियर? और यहाँ पे देखिए एक बड़ी बात आ रही है, ये प्रश्न भी आया है कि विजयनगर से सबसे ज़्यादा किस चीज़ का निर्यात होता था? तो वो है काली मिर्च। काली मिर्च का निर्यात सबसे ज़्यादा हो रहा है। और ये बताया कि दासों का या मनुष्यों का क्रय विक्रय वेसवग कहा गया है। तो इस प्रश्न में भी 5 से 6 प्रश्न क्लियर हुए। और इस तरह आज मेरी टेस्ट सीरीज़ में भी आपने लगभग 60 प्रश्नों को डिस्कस किया है। ये टेस्ट सीरीज़ मेरी जारी रहेगी विजयनगर पर, अभी ये मेरी श्रृंखला जारी रहने वाली है। और आप सब लगातार पूरे उत्साह के साथ मेरी क्लास में उपस्थित हों। अगली क्लास तक के लिए मुझे विदा दें। धन्यवाद, नमस्कार।